हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एनसीईआरटी नुक्कड़। तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कर लिया था। और ये हमारी जो सीक्वेंस चल रही है एनसीईआरटी की, हर चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी की रीडिंग पे बेसिकली हमें फोकस करना है यार, क्योंकि हर जगह तो तुम लोग पढ़ लेते हो यार, बट एनसीईआरटी की रीडिंग कोई नहीं कर पाता और क्वेश्चंस आते हैं हमेशा और हमेशा एनसीईआरटी की लाइन्स से। तो चलो फिर अपना सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लें एक मिनट यार। ये रख लेते हैं कलर। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. मतलब जब से सिविलाइजेशन आई है तब से ही काफ़ी सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, मतलब अलग अलग क्लासेस में रखने के लिए। और मतलब ये उस कोई क्राइटेरिया पे बेसिस नहीं हुआ था। क्लासिफिकेशन जो था उस टाइम का, ये किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे नहीं क्लासीफाई किया गया था। ये हमारे जनरली नीड, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे करा गया था, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग के लिए। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने सबसे पहले, मतलब पहले इंसान एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया था। अब उन्होंने क्या यूज़ किया था? ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू ट्रीज, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red bloods and those that did not. एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, पहले जिनके में रेड ब्लड सेल्स होते थे और दूसरे जिनके में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते थे। ठीक है। और फिर आते हैं दूसरे साइंटिस्ट लीनियस। इन लीनियस टाइम ए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वेयर was developed that included all plants and all animals respectively. लीनियस के टाइम में क्या था? टू किंगडम सिस्टम वो डेवलप कराया गया था, जिसमें कि एक प्लांट किंगडम था, एक एनिमल किंगडम था। तो एक में सारे प्लांट थे और एक में सारे एनिमल थे respectively. This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic. इसमें यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये सब कुछ भी नहीं रखा गया था। सिर्फ और सिर्फ क्या था? प्लांट है तो प्लांटी में डाल दो, एनिमल है तो एनिमालिया में डाल दो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट a large number of organisms did not fall into either category. Like ये तो बहुत इजी हो गया था कि चलो जो प्लांट है उसको प्लांट किंगडम में डाल दो, एनिमल है उसको एनिमल किंगडम में डाल दो। लेकिन बहुत से ऐसे कैटेगरी भी, बहुत से ऐसे एनिमल या फिर तुम कह दो ऑर्गेनिजम्स थे जिनका जो किसी कैटेगरी में फॉलो नहीं करते थे यार, कि वो प्लांट है कि एनिमल है, ना वो ठीक से प्लांट होते थे ना वो ठीक से एनिमल होते थे। फिर hence the two kingdoms classification was hence the two kingdom classification was used for a long time was found inadequate, मतलब inappropriate। ये भी लॉन्ग टाइम तक यूज़ हुआ था बट फिर ये भी inappropriate पाया जाने लगा। Beside gross morphology, a need was also felt including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. इसके अलावा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा और भी कैरेक्टर्स या फिर इंक्लूड करने के लिए नीड फील करी गई थी कि ये कैरेक्टर्स भी तो यार इंक्लूड होने चाहिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैज़ अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम आए उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम तो कांस्टेंट रहा ही रहा है भाई। The understanding of what groups of organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. मतलब टाइम टू टाइम ये सब नीड क्या है, किसके लिए क्या नीड है, कौन किस में किसको रखना चाहिए, किस में किसको नहीं रखना चाहिए, ये सब की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी और वो भी बढ़ा। ये हमारा टेबल है, इसको हम लास्ट में देखेंगे ताकि तुम्हारी पहले थोड़ी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर हम थोड़ी इसे हम चैप्टर को क्लासीफाई करेंगे, इस टेबल को क्लासीफाई करेंगे बेसिकली। अब आते हैं यार तीसरे साइंटिस्ट हमारे आ गए, विटेकर साहब। तो विटेकर ने क्या कहा यार?
तीसरे साइंटिस्ट हमारे आ गए विटेकर। तो आर.एच. विटेकर जो थे 1969, ये PYQ का लाइन है भाई, ये PYQ का लाइन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किस ईयर में आर.एच. विटेकर ने आया था। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे रट लो, बिल्कुल रट लो, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आर.एच. विटेकर in 1969 proposed the 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। ये तो देखो, पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, 2 किंगडम में लिनियस ने दिया था, उसमें क्या था, प्लांटी था और एनिमालिया था। अब आए आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम में क्या आ गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। और इसके लिए मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन क्या था, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे अगर आप देखो तो हम यहाँ पे एक ट्रिक देख सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। इसके लिए हम MTRPC ये हम याद कर सकते हैं। MTRPC, M से मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, T से मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन, R से रिप्रोडक्शन, P से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और C से सेल स्ट्रक्चर। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए हम MTRPC एक ट्रिक हो गया जो कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए। रिलेशनशिप गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट, ये देखो टेबल हमारा 2.1 है, ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे यार। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बिन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। फिर हमारा एक 3 डोमेन सिस्टम है जो कि मोनेरा को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देता है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म इन द 3rd डोमेन एंड नियर देयर बाय ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। ठीक है, अगर हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे, अभी क्यों अपना पढ़ के वो इतना वो करना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperms under plants. जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सारे के सारे प्लांट में ही आते थे। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल्स। ठीक है, पहले क्या था, प्लांट, सारे प्लांट में सेल वॉल होता है लगभग, तो पहले इस बेसिस पे ही कर दिया गया था कि प्लांट्स है तो सेल वॉल है तो इनको एक में डालो। This placed together groups which were widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. It also grouped together unicellular organisms and the multicellular organisms, says for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. algae में Chlamydomonas और Spirogyra को place किया गया था. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls. They also showed a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their walls. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. When देखो फंजाई में क्या था, काइटिन था उनके सेल वॉल में, और ग्रीन प्लांट में सेल्यूलोसिक सेल वॉल था. व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड, द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम फंजाई. जब सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करा गया तो फंजाई में तो यार काइटिन की सेल वॉल होती है और ग्रीन प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, तो फंगाई को हमने एक अलग किंगडम में डाल दिया, किंगडम फंजाई. ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा. जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, ये भाई बिल्कुल रटने वाली लाइन है, कहीं पे भी ऑल दिया हो, इफ दिया हो, बट दिया हो, सम दिया हो, मेनी दिया हो, हमें बिल्कुल याद कर लेना है. देखो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. जितने भी सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में रखा जाता है. ये लाइन बिल्कुल याद कर लेना भाई, बिल्कुल याद कर लेना, भूलनी नहीं चाहिए ये लाइन. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella,
earlier placed in algae with plants and both having cell walls with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom। ये याद करें, ये भी देखना, ये बिल्कुल हाईलाइटेड लाइन है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आया, क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला आया, जो कि पहले एल्गी में रखा गया था, और पैरामीशियम और अमीबा एक साथ आया, जो कि पहले हमने एनिमल किंगडम में रखा गया था। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स इन विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। अब ऐसा हुआ क्यों था यार कि पहले किसी और में था, अब किसी और में आ गया? तो ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि अब क्राइटेरिया जो थी क्लासिफिकेशन की वो क्या हो गई थी, वो चेंज हो गई थी। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic. That is, it is based on evolutionary relationships. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom, respectively will be dealt in chapter 3 and chapter 4। मतलब इस चैप्टर में हमें सिर्फ तीन किंगडम के बारे में पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब प्लांटी और एनिमेलिया यार बहुत बड़े बड़े किंगडम हैं, तो उनके लिए हमें अलग से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दिया गया है। अब चलो यार किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं, किंगडम मोनेरा चालू करते हैं। तो किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरे भाई ये भूलना नहीं, ये लाइन बिल्कुल। Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. याद रखना, hundreds of, not thousands of. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in an extreme habitat such as hot spring, desert, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape: the spherical coccus, the rod-shaped bacilli, the comma-shaped vibrium, and the spiral spirillum। ये तो भाई ये वाली लाइन तो हमारी नीट अभी रिसेंटली नीट 2026 में ये लाइन पूछा था। किसी ने पढ़ते वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार देखते हैं क्या लिखा था। बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया में कितने क्लासिफिकेशन है। देखो, पहला शेप है कोकस, कॉमा शेप, द रॉड शेप बैसिलस, द कॉमा शेप विब्रियो जिसको प्लूरल फॉर्म विब्रियो भी है, एंड स्पाइरल शेप स्पाइरिलम। ये भाई नीट 2026 का क्वेश्चन है, नीट 2026 का है। सोचो इस छोटे से पैराग्राफ से नीट 2026 में क्वेश्चन आया था। एक बार इसका डायग्राम देख लेना। कोकस, कोकाई, बैसिलस, रॉड शेप है। ये देखो, ये रॉड जैसे बने हैं जिसको हम बैसिलाई कहते हैं। ये गोल है, स्फेरिकल है, जिसको कोकाई कहते हैं। सर्कल से डिनोट कर लो यार कि सर्कल स्फेरिकल होता है, तो ये कोकाई हो गया। फिर हमारा आता है कॉमा शेप। ये तो बिल्कुल ही पहचान लो यार, कॉमा शेप विब्रियो, कॉमा शेप विब्रियो कहते हैं। और स्पाइरिलम को हम लोग स्पाइरा कहते हैं। स्पाइरल है लगभग, तो इसे स्पाइरिला कहते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये लाइन कई बार आ चुका है भाई, कई बार आ चुका है। इसे रट डालो बिल्कुल। ये पता है कैसे घुमाएगा, ये क्या लिख देगा, दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल के जगह पे यहाँ पे क्या लिख देगा, कॉम्प्लेक्स लिख देगा। और दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कन्फ्यूज हो जाएगा, बैक्टीरिया है तो भाई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा। ये बहुत आसानी से कन्फ्यूज कर सकता है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बट दे आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर। यहाँ से जैसे ही तुम ये टिक करोगे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर compared to many other organisms. Bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is, देखो ये क्या है यहाँ, सारे नहीं, some of the bacteria बोल रहा है मेरे भाई, ध्यान देना। some of the bacteria are complex, some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic
ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन देयर अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब चलो आर्की बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. Archaebacteria are some of the most, not all, but some of the most harsh habitats में रहती है, जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। सब एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया से हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया से हम लोग कहते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स को हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स को हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। एंड मार्सी एरियाज मिथेनोजन। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Archaebacteria अदर बैक्टीरिया डिफर करती है या फिर वो अदर एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करती है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब देखो, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल चरने वाले जैसे भैंस, गाय, इनके मुंह के अंदर गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, सच एज काउज एंड बफेलो। ये देखो काउज एंड बफेलो आ गए। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस ड्यूरिंग फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। इनके मीथेन, जो काऊ और बफेलो के डंग से मीथेन बनता है, वो मिथेनोजेंस की वजह से ही बनता है, मिथेनोजेंस की वजह से ही बनता है। अब चलो यार, हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया, अब यू बैक्टीरिया पे आते हैं। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। अब देखो, हमने बिल्कुल ही सिमिलर एक लाइन पढ़ी थी कि है, चलो तो बताओ, तुम खुद ही कमेंट करके जाओ कि वो हमने लाइन क्या पढ़ी थी, कि एक हाथ में कितने हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल में, या थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ी थी। अब तुम इसका कमेंट करके जाना बिल्कुल भाई, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके जाओ कि ये स्टेटमेंट देता हूँ कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका तुम्हें आंसर दे के जाना। चलो, यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, रिजिड सेल वॉल के प्रेजेंस से यू बैक्टीरिया क्लासीफाई होते हैं। एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम, मतलब अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें एक फ्लैजेलम होता है, नॉन मोटाइल होते हैं तो फ्लैजेलम नहीं होता है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है और ग्रीन प्लांट, जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर होता है, इसे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मरीन टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई gelatinous sheet. They often forms blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. Example, Nostoc and Anabaena. Nostoc and Anabaena क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। ये भी इस बार क्वेश्चन आया था नीट के अंदर कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से दो बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं। तो नॉस्टॉक एंड एनाबीना, और नॉस्टॉक एंड एनाबीना क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इनके सेल वॉल के अंदर हेटेरोसिस्ट का प्रेजेंस होता है। देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज याद रखना मेरे भाई, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना। नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब देखो, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. The majority of heterotrophic bacteria are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume. देखो, heterotrophic bacteria एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है, तो एंटीबायोटिक क्या हो गया, पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन तुम्हें पता ही होगा यार। They are helpful in making curd from milk, production of antibiotic, fixing nitrogen in legume. ये देखो,
फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉस्टॉक। अब आ जाओ दूसरा पढ़ते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम मतलब जो दाल की जो फैमिली होती है, दाल की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेस्ट। अब देखो बैक्टीरियल डिसीज़ कितनी है भाई, ये 4 बैक्टीरियल डिसीज़ यहाँ पे दी हैं, आगे हमें 12th क्लास में और दी हैं। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिसीज से हम ट्रिक याद कर लेंगे, टी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। टी फॉर टेटनस और सिट्रस, टेटनस और एक टी से हमारा टेटनस हो गया, एक टी से हमारा टाइफाइड हो गया, और एक सी से हमारा कॉलेरा हो गया, एक सी से हमारा सिट्रस कैंकर हो गया। तो टी स्क्वायर सी स्क्वायर बैक्टीरियल डिजीज की हमें टिप क्या है? टी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हम आ गए। क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? इनसे पैराग्राफ में से ही पूछते हैं, जिससे हम लोग बिना ध्यान दिए ही निकल जाते हैं। देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली, तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा होता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। ये बहुत देखो, बैक्टीरिया में तो मेनली फिजन से होते हैं। ये हमारा हो गया पहला टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा हमारा क्या हो गया? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। दूसरा हमारा हो गया अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में आ गया। और एक तीसरा टाइप भी है कि दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय, ये है तीसरा। तो यार अब तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि अपने किसी भी दोस्त से, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो या फिर 11th में हो, अपने किसी भी दोस्त से तुम जाके बस ये पूछना कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है, देखना वो आंसर बता पाएगा कि नहीं। आप देखो, द माइकोप्लाज्मा और आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। इनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोम्यू होता है। अब वैसे तो आगे तुम लोग पढ़ोगे, बट ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। मतलब मेनी माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर। अब आ जाओ यार, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, वो प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब इनके बाउंड्रीज जो होती हैं वेल डिफाइंड नहीं होती है, एक तरीके से कहते हैं। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अदर। मतलब अगर किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, तो हो सकता है वो अनदर के लिए एक प्लांट हो सके पूरा का पूरा। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर हमारे कितने आ गए यार? 1 2 3 4 5। प्रोटिस्टा के अंदर हमारे 5 क्लास आ गए हैं, 5 क्लास हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स a link with other dealing with plants and animals and fungi. Being eukaryotes, the protistome cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. कुछ में फ्लैजिला और सीलिया होते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली सेल फ्यूजन, सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है यार, आओ क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या है? प्रोटिस्टा का ही एक क्लास है। तो क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। दे आर फाउंड
in fresh water as well as in marine environments. They are microscopic and float passively in water currents. Planktons, देखो जो प्लैंक्टन्स होते हैं जो पानी में तैरते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, उन्हें हम प्लैंक्टन्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स. भाई यहाँ से ना जाने कितने बार इस लाइन से क्वेश्चन आ चुका है और हर साल आता ही आता है. इन डाइएटम्स the cell wall forms two thin overlapping cells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. जो walls होते हैं उसमें सिलिका से embedded होते हैं, इसीलिए walls क्या हो जाते हैं, indestructible हो जाते हैं. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in oceans. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट के लाइन जनरली जितने होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा है भाई. Diatoms are the chief producers in oceans. सॉरी यार, थोड़ा गला ख़राब हो गया है. अब आ जाओ, हम पढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स. ठीक है. दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन. नॉट ऑल डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मैरीन बट मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cell wall. The cell wall on the main pigments present, the cell wall has stiff cellulosic plates on the outer surface. Most of them have two flagella. Most of the dinoflagellates में क्या होते हैं, दो flagella होते हैं. एक longitudinally lie करता है और other transversely lie करता है in a furrow between the wall plates. The most of them have two flagella. One lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellates, example Gynolex. Gynolex क्या है, red dinoflagellates. Gynolex क्या है, red dinoflagellates. Undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tide. Toxin released by such large number may even kill other animals such as fishes. जो रेड टाइड रिलीज होता है उससे कई सारे मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस का डेथ हो सकता है या फिर उन्हें वो मार सकता है. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोटिस्टा की कैटेगरी में यूग्लिनॉइड्स. मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. मतलब रुके हुए पानी में मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं, रुके हुए फ्रेश वाटर में. इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल की जगह पे इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जिसकी विच दे मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. और पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल. इनके पास भी टू फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिकम हेटेरोट्रॉप्स. मतलब जब सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जब सनलाइट हट जाता है तो ये हेटेरोट्रॉप्स के जैसे बिहेव करने लगते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. यूग्लिनॉइड्स का पिगमेंट जो होता है आइडेंटिकल होता है जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक यूग्लिना. अब देखो ये है यूग्लिना का एग्जाम्पल, ये है यूग्लिना, ये है यूग्लिना, ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये है इसकी सोप बॉक्स लाइक कवरिंग एक के ऊपर एक. अब आ जाओ स्लाइम माउथ्स पढ़ते हैं यार. स्लाइम माउथ आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं स्लाइम माउथ्स. द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material. engulfing मतलब organic materials को घोट जाता है ये. under suitable condition they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. plasmodium ये एक एग्रीगेशन की तरफ ग्रो करते हैं जो कि कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशंस में. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम ग्रो किया होता है वो डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज़ में चेंज हो जाता है जो कि स्पोर बियर करते हैं अपने टिप्स के ऊपर, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स. द स्पोर्स पोसेसेस ट्रू वॉल्स दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. स्लाइम माउथ जो होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई साल तक सर्वाइव कर जाते हैं. इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट. मतलब एडवर्स कंडीशन में भी उनके जो स्पोर्ट्स हैं वो
एडवर्स कंडीशन में भी स्लाइम मोल्ड्स कई सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं, और स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स का जो वो होते हैं स्पोर्स, वो इस एयर करंट से डिस्पर्स कर जाते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा स्लाइम मोल्ड्स। अब आ जाओ यार प्रोटोजोन्स पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स के बाद से फिर हमारा एक किंगडम फंजाई बचेगा। बस किंगडम फंजाई में फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स ये सब पढ़ के थोड़ा सा और हमारा चैप्टर बचा है, बस कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। देखो अब यहाँ भी एक लाइन खतरनाक दी है यार, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। सारे के सारे प्रोटोजोन जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं और प्रीडेटर या फिर एक पैरासाइट की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, दिस कहाँ चले जा रहे हो दोस्त। दिस ऑर्गेनिज्म लिव्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन जो होते हैं वो फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में लिव करते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग ऑन सूडोपोडिया। अपने मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं सूडोपोडिया फॉल्स बीट को के पुट करके। एज इन अमीबा marine forms have silica cells on their surface. Some of them has such as entamoeba are parasites. आगे क्लास 12 हम लोग पढ़ेंगे कि एंटामीबा हिस्टेरिका जो होती है वो फाइलेरियासिस कॉज करती है, जैसे हाथी पाँव जिसे कहते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या तो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैचला, द पैरासाइट फॉर्म्स कॉजेज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस को हम लोग ट्रिपैनोसोमा कहते हैं। भाई एग्जाम में कई बार नीट के एग्जाम में पूछ लिया है कि स्लीपिंग सिकनेस को क्या कहते हैं, तो ट्रिपैनोसोमा कहते हैं। और किससे होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से होता है। याद कर लो, बिल्कुल रट लो। Ciliated protozoans, these are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of silica. They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of silica causes the water laden with food to be steamed into the gullet. Example, Paramecium. Sporozoans, this include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, malarial parasite. Sporozoans में सबसे ज़्यादा नोटोरियस जो खतरनाक है वो प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट जिसे हम कहते हैं, which causes malaria, a disease which has staggering effect on human population. मलेरिया यार कितना खतरनाक होता है सबको पता ही है। अब आ जाओ हम नेक्स्ट किंगडम और इस चैप्टर के आखिरी किंगडम में पहुँच गए हैं, जो है किंगडम फंजाई। चलो, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus. Some unicellular fungi, example yeast. Yeast सिर्फ unicellular है भाई, yeast ही एक ऐसा fungi है जो यूनिसेलुलर है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, एग्जाम्पल yeast, are used to make bread and beer. Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. पक्सीनिया क्या है, रस्ट कॉज करता है वीट में। किसमें, वीट में। पक्सीनिया रस्ट कॉज करता है वीट में। अदर फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल। चलो, सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यार क्या है, फंजाई है। पेनिसिलियम फंजाई है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉस्मोपोलिटन मतलब सर्वव्यापी, कहीं भी हो सकता है भाई, हवा, पानी, हवा में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल में, प्लांट में, कहीं भी फंजाई ग्रो हो सकता है। बट जनरली क्या करते हैं, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. yeast इकलौता होता है जो नॉन फिलामेंटस होता है, बाकी सारे fungi filamentous होते हैं. Their bodies consist of long slender thread-like structures called hyphae.
द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम का डिफिनेशन कई बार पूछा है भाई, इसको याद कर लेना। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब्स filled with multinucleated cytoplasm. Some कुछ hyphae, not all hyphae. Some hyphae are continuous. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called coinocytic hyphae. Other have septate or cross walls in their hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. Those that depend on living plants and animals are called parasites. They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. Reproduction in fungi can take place by vegetative means. Fungi में reproduction फंजाई में रिप्रोडक्शन यार वेजिटेटिव मीन्स से हो सकता है, लाइक फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग क्या है? वेजिटेटिव मीन्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय ऊ स्पोर्स। फंजाई के भी 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई? ऊस्पोर्स होता है, एस्कोस्पोर्स एंड ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। 3 तरीके से वो कराते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो 3 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व करता है। द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 motile and non-motile gametes are called plasmogamy. Fusion of 2 nuclei is called karyogamy and meiosis. तो पहले क्या? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। याद करना सीक्वेंस PKM, 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 प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। अब देखो, when a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage N+N, that is 2 nuclei per cell, occurs. देखो, some fungi the fusion of 2, कुछ fungi में fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid cell, मतलब diploid मतलब 2n। लेकिन कुछ में Ascomycetes और Bascomycetes में एंड इंटरव्यू में डाइकैरियोटिक स्टेज भी प्रेजेंट होता है, that is N+N, that is 2 nuclei per cell। और सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। डाइकैरियन किसमें प्रेजेंट होता है? एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज में डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट होता है। डाइकैरियन स्टेज एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज में प्रेजेंट होता है। और इस फेज को क्या कहते हैं? डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम, बाद में क्या होता है? जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है फ्यूज हो जाती है और सेल बिकम डिप्लॉयड। द फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। बाद में द फंगाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और जिससे क्या फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बाद में बन जाते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मेड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन and spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom in various classes. अब चलो फाइकोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, ड्यूट्रोमाइसेटीज, जो फंजाई की 4 क्लासेस हैं, ये हम 4 क्लासेस पढ़ लेते हैं यार, उसके बस थोड़ा सा और बचा रहेगा चैप्टर। चलो यार, Phycomycetes. Member of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood and moist and damp places or as obligate parasites on plants. The mycelium is aseptate and coinocytic. Asexual reproduction takes place by zoospores, that is motile, and by aplanospores, that is non-motile. zoospores जो होते हैं वो motile होते हैं and aplanospores जो होते हैं वो non-motile होते हैं. These spores are endogenously produced in sporangium. ये spores जो होते हैं endogenously sporangium के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एंडोजीनियसली। ए zygospore is formed by fusion of 2 gametes. These gametes are similar in morphology, that is isogamous. isogamous मतलब similar in morphology, similar in morphology, isogamous. और dissimilar is and dissimilar होगा तो anisogamous या dissimilar होगा तो हम क्या कह सकते हैं? dissimilar, anisogamous और oogamous. Some common example are mucor, rhizopus. Rhizopus क्या है? The bread mold, the bread molded
mold. And albugo the parasitic fungi on mustard. मस्टर्ड के ऊपर जो पैरासिटिक फंजाई होता है उसे हम क्या एल्ब्यूगो कहते हैं. अब आ जाओ नेक्स्ट क्लास में आते हैं एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम लोग कॉमनली एस्कोमाइसिटीज जो होता है इससे हम लोग कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं. एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. The ascomycetes are mostly multicellular. Example penicillium or rarely unicellular. Ascomycetes are mostly multicellular. Example penicillium जो होता है multicellular होता है और या फिर rarely unicellular. yeast तो Saccharomyces yeast Saccharomyces जो होता है yeast होता है जो ब्रेड बनाने का काम आता है वो यूनिसेलुलर होता है. स्पोरोफाइटिक दे आर स्पोरोफाइटिक डिकम्पोजर्स पैरासिटिक और कोप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करते हैं उसको कोप्रोफिलस कहते हैं. माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट. एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम क्या होता है भाई, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है. द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड exogenously on the special mycelium called conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac-like asci singular. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. तो some examples are aspergillus, claviceps, neurospora. Neurospora is used extensively. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि इस लाइन से न्यूरोस्पोरा से क्वेश्चन यार बहुत हाई चांसेस रहते हैं यार आने के. एक सेकेंड. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and Neurospora ही एक ऐसी एस्कोमाइसिटीज़ का क्लास है जो जेनेटिकली वर्क में यूज़ होता है. मेनी मेंबर्स आर लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डिलीशियस. मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है, एडिबल फंजाई हैं. अब हम तीसरे क्लास में आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़. बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो कॉमन फॉर्म है यार वो तो मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई और पफ फॉल्स मशरूम्स. They grew in soil, on logs and tree stump and in living plants' bodies as parasites. Example rust and smuts. Mycelium is branch and septate. इसमें भी क्या होता है mycelium. Ascomycetes में भी branch and septate होता है. Basidiomycetes में भी mycelium branch और septate होता है. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common in Basidiomycetes. Vegetative reproduction by fragmentation is common in Basidiomycetes. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. Some common members are agaricus mushroom, Ustilago smut and Puccinia rust fungus. Deuteriomycetes, commonly known as imperfect fungi, because only the asexual or vegetative function phases of these fungi are known. भाई ये लाइन देखो, बहुत ध्यान से देखो. ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं. कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन. इसीलिए हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं. व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू classes that rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. ये भी पॉसिबल हो सकता है कि asexual को और वेजिटेटिव को एक नाम देके एक क्लास में रख दिया और सेक्सुअल को अनदर नाम देके अनदर क्लास में रख दिया गया. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect sexual stages of the members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. मतलब Deuteromycetes की जो sexual stage है वो तो या तो Ascomycetes में है या तो Basidiomycetes में है. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. मेरे भाई most important line, the Deuteromycetes reproduce only by asexual spores. Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. इसमें भी mycelium septate होता है, branch होता है. Some members
members are saprophytes or parasitics, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Examples are Alternaria, Coleotrichum and Trichoderma. इसका तो ड्यूट्रोमाइसिटिस का तो यार एक ट्रिक याद कर लो, एक्ट डम से क्या है, ए से अल्टरनेरिया, सी से कोलियोट्राइकम, टी से ट्राइकोडर्मा और डी से डम मतलब ड्यूट्रोमाइसिटिस। आ जाओ, अब हम किंगडम प्लांटी में आ गए। बस यार ये 2 पेज और बचा है, फिर ये ख़त्म करके चैप्टर हमारा रैपअप हो जाएगा। किंगडम प्लांटी includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or parasites. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plant, and Cuscuta is a parasite. The plant cells have a eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plantae includes algae, bryophyte, pterido, gymno, angiosperm. प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म आता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। डिप्लॉयड फेज जो होता है प्लांट किंगडम का वो स्पोरोफाइट होता है, और जो हैप्लॉयड फेज होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। मतलब ये फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये सब हम इन डिटेल प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे यार, तो यहाँ फालतू का हेडेक क्या ही लेना है। This phenomenon is called alternation of generation. You will study further details of this kingdom chapter 3। वही प्लांट किंगडम में हम चैप्टर में पढ़ेंगे इसका इन डिटेल। चलो किंगडम एनिमलिया में आ जाते हैं। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotes organisms that are multicellular and their cell lacks cell wall। एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता है मेरे भाई, सेल लैक करते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज होलोजोइक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाय इंजेशन ऑफ फूड। They follow a definite growth pattern and grow in adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Higher forms जो होते हैं वो sensory और neuromotor mechanism थोड़ा elaborate form में show करते हैं। Most of the animals ये जो होते हैं locomotion के लिए capable होते हैं। Sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development। मतलब पहले copulation होगा, उसके बाद embryological development होता है एनिमल किंगडम में। इसके भी जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो चैप्टर 4 यानी कि एनिमल किंगडम में डिस्क्राइब किए गए हैं। अब आ जाओ यार, ये हम छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज़ नो मेंशन ऑफ लाइकन। मतलब लाइकन का कोई मेंशन नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एंड प्रियॉन, ये सारे के सारे क्या हैं यार, ए सेलुलर हैं, organisms हैं। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu known what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. Viruses truly living इसलिए नहीं कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई क्लासिफिकेशन, कोई प्लेस ही नहीं दिया गया, इसीलिए वायरसेस को ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है। भाई ये अब तक क्वेश्चन पूछा नहीं है यहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायरसेस को ट्रूली लिविंग क्यों नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि उन्हें कोई प्लेस ही नहीं मिला था क्लासिफिकेशन में। If we understand living as those that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the cell wall। वायरसेस के सेल वॉल स्ट्रक्चर के बाहर एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिससे वायरस का क्लासिफिकेशन होता है। वंस द इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। ये भाई तुम कमेंट करके आना कि वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। हमने अभी ऊपर ही जस्ट पढ़ा है कि वायरसेस लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। वायरसेस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड्स। डिमित्री आइवानोव्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज किए थे सर्टेन माइक्रोस्कोप्स एज ए कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोसाइक डिसीज। सॉरी,
डेमेट्री एवनस्की 1892 के अंदर रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसाइक डिसीज ऑफ टोबैको. These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. M.W. बेजरनिक इन 1898, पहले साइंटिस्ट एवनस्की जो 1892 में आए, अब बेजरनिक 1898 में आए, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एग्जैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid. फिर आए स्टेनली, WM स्टेनली इन 1935, जिन्होंने ये दिखाया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. मतलब वायरस को क्रिस्टलाइज किया जाता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जली प्रोटीन्स के होते हैं. दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल और वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. इन एडिशन टू प्रोटीन्स के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो कि या तो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है. इस लाइन से भी भाई काफ़ी क्वेश्चन आता है कि वायरस में सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ RNA होता है कि RNA DNA दोनों होता है. तो भाई कुछ भी हो सकता है, या तो RNA हो सकता है, या तो RNA और DNA, या तो DNA हो सकता है. लेकिन किसी भी वायरस में दोनों नहीं होते, दोनों एक साथ नहीं पाया जाता. नो वायरस कंटेन बोथ RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो infectious होता है. In general, virus that infect plant have a single strand RNA and virus that infect animal either single or double stranded RNA. जो सिंगल स्टैंडर्ड सिर्फ प्लांट्स को या एनिमल्स को किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड होता है ये सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करता है. यहाँ से ये तुम समझ सकते हो. डबल स्टैंडर्ड RNA और या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. तो बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस. बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, यहाँ से ये देखो यार, बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA viruses. The protein coat called capsid is made up of small subunits called capsomeres. Capsomeres are the small subunits of capsid. Protein coats called capsid protects the nucleic acid of the viruses. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes, influenza. AIDS in humans is also caused by virus. In plants, the symptom can be mosaic formation, leaf rolling, कर्लिंग एंड येलोइंग. अब आ जाओ यार, हम लोग बिल्कुल एंड में आ चुके हैं इस चैप्टर के. एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टर्न ग्रोथ, ये सब क्या होते हैं? वायरस के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं. अब आते हैं वायरॉइड्स पे. वायरॉइड्स 1971 में टीओ डाइनर डिस्कवर किए थे, ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरस से छोटा था और उसने क्या पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता था. इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री RNA. एक फ्री RNA था जिसमें प्रोटीन कोड नहीं था. इट लैक ए प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस. जो वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोड होता था वो इसके अंदर लैक करता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? वायरॉइड. द RNA ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. RNA का जो वायरॉइड का था वो लो मॉलिक्यूलर वेट था. अब हम आते हैं प्रियॉन्स पे. तो प्रियॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करते हैं, ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. प्रियॉन्स के अंदर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है भाई, ये याद करना. P से प्रियॉन्स और P से एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. द एजेंट वाज सिमिलर साइज टू वायरस. इनका साइज तो लगभग वायरस से सिमिलर था. दिस एजेंट्स वर कॉल्ड prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, जिसको हम लोग मैड काउ डिसीज भी कहते हैं. बोविफॉर्म स्पॉन्जीफॉर्म encephalopathy commonly called as mad cow disease, और मैड काउ डिसीज़ जो कि कैटल और एनालॉगस कैटल में होता था, और इसका जो एनालॉगस वेरिएंट था क्रूड्सफेल्ड जैकॉब डिसीज़, जिसको लोग CJD कहते हैं, जो ह्यूमंस में होता है. तो BSC जो होता है मैड काउ डिसीज़, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे हम BSC कहते हैं, वो कैटल्स में होता है, जिसे मैड काउ डिसीज़ कहते हैं. और इसका जो एनालॉगस वेरिएंट था, जो इसे हम क्रूड्सफेल्ड जैकॉब डिसीज़ या फिर CJD डिसीज़ कहते हैं, वो ह्यूमंस में होता है. अब तीसरा जो आता है भाई, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन
दैट इज़ म्यूचुअली एंड यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई हैं। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉपिक, माइकोबायोंट हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, और फंजाई क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। और ये इतने मतलब ऐसे क्लोजली असेंबल होते हैं कि अगर तुम्हें एक लाइकन देखो तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि उसमें लाइकन भी है या फंजाई। और लाइकन जो होते हैं वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि पॉल्यूटेड, बिकॉज ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं करते हैं भाई। ये आप कई बार मोस्ट रिपीटेड PYQ इस चैप्टर का तुम इसे कह सकते हो कि लाइकन आर द पहले तो यार ये थोड़ा साफ करूँ। Lichen are very good pollution indicator because they do not grow in polluted areas। अब चलो यार जल्दी से यार समरी देख लेते, इतना सब करा समरी छोड़ के। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological characters. Linnaeus later classified all organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. Whitaker proposed an elaborate five-kingdom classification, Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for five-kingdom classification were cell structure, body organization, mode of nutrition and reproduction, and phylogenetic relationships. In the five-kingdom classification, bacteria are included in kingdom Monera, bacteria, Monera. Five-kingdom classification में बैक्टीरिया था, मोनेरा में इंक्लूडेड है, ठीक है। बैक्टीरिया एट कॉस्मोपॉलिटन in distribution. These organisms show the most extensive metabolic diversity. Bacteria may be autotrophic or heterotrophic in their mode of nutrition. Kingdom Protista includes all single-cell eukaryotes such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime moths, and protozoans. Protista have defined nucleus and other membrane-bound organelles. They reproduce both asexually and sexually. Members of the kingdom fungi show a great diversity in structure and habitat. Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. They show asexual and sexual reproduction. Phycomycetes, Ascomycetes, and Basidiomycetes and Deuteromycetes are the four classes under kingdom fungi. Fungi में Phycomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes और Deuteromycetes चार fungi की classes हैं, ये तो पता ही है तुम्हें. The Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms. All, ये देखो भाई, all eukaryotic chlorophyll containing organisms. Algae, Bryophyte, Pteridophyte, Gymnosperm and Angiosperm are included in this group. Plantae में the life cycle of plant exhibit alternation of generation, gametophytic and sporophytic generation. मतलब कुछ कभी gametophytic होते हैं हैप्लॉइड स्टेज में, डिप्लॉइड में स्पोरोफिटिक हो जाते हैं, इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. तो हेट्रोफिटिक यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया में क्या है? हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. द मोड ऑफ, बस यार ख़त्म है यहाँ तक यार. चलो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. तो हमारा आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया है, पूरा ख़त्म कर लिया. विथिन हावर हमने ख़त्म किया है. नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें क्या चाहिए भाई ये बता देना. नेक्स्ट चैप्टर हम प्लांट किंगडम ही बेसिकली करेंगे. और इसके बीच में मैंने जो एक दो क्वेश्चन पूछे उसका रिप्लाई कमेंट में करके जाना. और कमेंट में ये ज़रूर बता के जाना भाई कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, और ये लेक्चर तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल रहा. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय.